होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। इजराइल में बारूद की बरसात, तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि नेतन्याहू का ट्रम्प कार्ड नहीं चला। खामेनेई पर अमेरिका की धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। ट्रम्प की चेतावनी को खामेनेई ने ताक पर रख दिया। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दक्षिणी इजराइल के सोरोका अस्पताल को खंडहर बना दिया। तेल अवीव से लेकर बशेरबा तक हाहाकार मचा दिया। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर मिसाइल हमला किया। इजराइल के डायमंड एक्सचेंज पर भी बड़ा अटैक किया। रमत गन में ईरान ने कई मिसाइलें दागी। बरशेबा में सोरोका हॉस्पिटल को भारी नुकसान पहुंचाया। अस्पताल पर हुए हमले में इजराइल के 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इजराइल पर ईरान का यह विनाशक हमला ट्रंप को सख्त और सीधा संदेश था कि वो अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। लेकिन इस हमले ने नेतन्याहू के आक्रोश की आग को भड़का दिया। नेतन्याहू के अंदर जल रही चिंगारी को आग का गोला बना दिया। इजरायली पीएम ने अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के आतंकवादी तानाशाह खामेनेई के सैनिकों ने सोरोका अस्पताल पर मिसाइलें दागी। अब ईरान को सोरोका अस्पताल पर किए गए मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू के साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी तेहरान को तबाह करने की कसम खाई। इजराइल काट्ज ने खामेनेई के खात्मे की चेतावनी दे डाली। काट्ज ने खामेनेई को कायर बताते हुए कहा, कायर ईरानी तानाशाह एक मजबूत बंकर के अंदर बैठा है और जानबूझकर इजराइल में अस्पतालों और बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है। ये सबसे खराब किस्म के वॉर क्राइम हैं और खामेनेई को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आईडीएफ को ईरान में रणनीतिक लक्ष्यों और तेहरान में सरकार से संबंधित लक्ष्यों पर हमले तेज करने का निर्देश दिया गया है ताकि इजराइल के लिए खतरों को खत्म किया जा सके और अयातुल्ला शासन को अस्थिर किया जा सके। निर्देश मिलते ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। इजरायली फोर्स ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में तबाही मचा दी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों, रणनीतिक ठिकानों को टारगेट कर हमला किया है, ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है और यह हमला तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता, खामेनेई का खात्मा नहीं होता। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को दो टूक कह दिया है, सीज फायर नहीं, हम पूरी और पूरी जीत चाहते हैं। He said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. ट्रंप ने तीसरी बार ईरान को अल्टीमेटम दिया है, ईरान को सरेंडर करने को कहा है, लेकिन खामेनेई के तेवर बता रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। सवाल है कि क्या अब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या इजराइल में हुए विनाश का बदला लेगा? क्या खामेनेई पर ट्रंप का कहर बरपेगा? क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में और हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के नाम मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट के तौर पर। पथिकत पायने हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे। डॉक्टर एरोन इब्राहिम इजराइल से जुड़ेंगे और उसके साथ हमारे साथ है विंग कमांडर MJ अगस्टीन भी इस वक्त जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज का बड़ा बयान सामने आया है। खामनेई का अस्तित्व मिटाना होगा, इजराइल काट्ज का बयान। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ईरान के सुप्रीम लीडर मॉडर्न हिटलर हैं, मॉडर्न हिटलर IDF के टारगेट पर खामनेई हैं और खामनेई का खात्मा ही अब इजराइल का एक लक्ष्य है जिस पर इजराइल काम कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मॉडर्न हिटलर हैं, IDF के टारगेट पर खामनेई हैं। खामनेई कहां है, इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया था, हमें पता है, लेकिन अभी हम उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, जैसा मैं आपको लगातार बता रहा था। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। पथिकृत पायने, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। डॉक्टर एरोन इब्राहिम इजराइल से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड MJ अगस्टीन विनोद मेरे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर एरोन आपका रुख करूंगा, क्योंकि आप इजराइल में मौजूद हैं और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। ईरान ने आज जो हमले किए हैं, जो 4 सिटीज पर, जिसमें तेल अवीव है, सोरोका का हॉस्पिटल है और उसके आसपास जो अलग अलग जगह हैं, क्या खबरें इजराइल से इस वक्त आ रही हैं? पहले आप डिटेल हमारे सामने रख दें। देखिएगा, अभी तक शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय शलोम, इजराइल नमस्ते। सबके लिए, सारे पैनलिस्ट और सारे व्यूवर्स के लिए इजराइल से। और देखिएगा कि ये अटैक अब एक एक इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, नंबर्स बहुत कम हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि IDF का, इजरायली एयरफोर्स का, जो इनके लॉन्चर्स का और इनका जो जखीरा कहीं भी पड़ा हुआ था, वो पूरी तरह से, हम नहीं कह रहे हैं कि 100% ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत बुरी तरह से, मतलब काफ़ी उनके ये मिसाइल्स वगैरह जो कम हुई हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि हमें कोई ना तो ज़्यादा माल का नुकसान हुआ है, ना ही कोई जान का नुकसान हुआ है। तो अभी ये छोटे मोटे फटाकेबाजी चलती रहेगी। और इसके आपने जो बोला है तेल अवीव के डिटेल में, अभी हमारी जो सबसे जो करंट जो न्यूज़ आती है टाइम्स ऑफ इजराइल से, वो हम देख नहीं पाए क्योंकि हम थोड़े बिजी थे। तो अभी तक फिलहाल सुबह से जैसे कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है। और बस ये है कि स्ट्रक्चर सरोका हॉस्पिटल, हमारी हम ट्राई कर रहे थे उसमें जॉब के लिए, जी और हमारे पास में ही है, जी। करीब 67 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। हम्म तो उसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा स्ट्रक्चर अब कहाँ किस जगह पे, कोई ऑपरेशन थिएटर को इन्होंने कुछ डैमेज किया है, क्या है वो, अभी वो सारी डिटेल्स अभी आए नहीं है। अ, आगे स- होंगे, लेकिन अब हमको इतना टाइम नहीं रहता है कि हम पूरी तरह से मॉनिटर कर पाए। अच्छा, दूसरी बात, फिर जैसा कि हम आपके इकोनॉमिक, हमारे साथ कोई एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, बैठे हुए हैं। तो अभी सब पूर्व सब सारे के सारे सिटीजन्स का ये मुद्दा है, या फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी इकोनॉमी को बचा के रखना है। तो सारे लोगों ने आज से पूरी तरह से ओपन हो गया है, ऑलमोस्ट ऑल मार्केट। जेरूसलम बिल्कुल अनटच्ड है इन मिसाइलों से और इन अटैक से। तेल अवीव में थोड़े हो रहे हैं, तेल अवीव क्योंकि सेंटर इजराइल पर। की जो इमरजेंसी सर्विस है, मैगन डेविड एडोम MDA के मुताबिक करीब 65 लोग घायल हुए हैं और सोरोका का, बरशेबा का जो हॉस्पिटल है, वहां पर ज्यादा कैजुअलिटीज या ज्यादा चोट की बात कही गई है। ये जो 4 टारगेट चुने गए, ये क्या एक सरप्राइज अटैक की तरह थे डॉक्टर एरोन? हम ये कह नहीं सकते हैं कि सरप्राइज इनका। देखिएगा, अभी आप इनके चार नहीं, चार कुछ 25-30 हुए होंगे, और इनको 4 को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया होगा हमारा जो आयरन डोम। तो मतलब ये सरप्राइज तो नहीं है, ये हो रहा है, दिन में होता है सुबह सुबह। वैसे इनफैक्ट हमारे घर के ऊपर थोड़ी उसमें भी 3 ब्लास्ट हुए, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े धमाके हुए। तो हमें अलर्ट भी आया था सुबह
करीब 7:10 और 7:15 को हमें अलर्ट आया था। जैसा कि हमने बताया था कल परसों, जब शुरू से ही हम बता रहे हैं, हमारा प्रोटोकॉल ये होता है कि जो भी सस्पेक्टेड ऐसा कोई अटैक होता है तो पूरे जितने भी मोबाइल फोन होल्डर्स हैं सबके फोन्स में ये अलर्ट जाता है। तो वो अलर्ट आके, लेकिन उसको बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरह से हमारे ही मतलब शहर के ऊपर जो ब्लास्ट हुए 3 सुनने को मिले, तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये जो है ना, इसका अब इतना ज्यादा तो नहीं लग रहा है कि अब और अटैक होंगे इसके बाद, क्योंकि रात में कोई सायरन नहीं सुना, हम लोगों ने कोई सायरन नहीं सुना, इवन तेल अवीव में भी कोई सायरन नहीं हुआ। तो अब अगर मागन मागेन दविद अदोम का ये रिपोर्ट है कि, लेकिन उन्होंने हमारे ख्याल से अभी तक किसी की डेथ रिपोर्ट नहीं की है, नहीं, डेथ रिपोर्ट नहीं इंजरी की की है, ये आप सही कह रहे हैं। डेथ रिपोर्ट हाँ। मैगन डेविड एडोम ने नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि बरशेबा के सोरोका हॉस्पिटल में ज्यादा बड़ा हमला किया गया। मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि आपके जरिए जो अलग अलग सोर्सेस से न्यूज आती है और आप वहां बैठे हैं, उसको दोनों को सामने रखकर एक पिक्चर सही निकलकर आज सामने आती है। डॉक्टर एरोन, आप समय निकालते हैं अपने बिजिएस्ट शेड्यूल में, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि आप बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के एटॉमिक रिएक्टर पर हमला किया है। ईरान का अराक हैवी वाटर रिएक्टर, यहां पर भीषण बमबारी की है। आईडीएफ ने परमाणु रिएक्टर पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। अराक में इजराइल का कहना है कि बड़े पैमानों पर वेपन्स का उत्पादन होता है और यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाने की फैसिलिटी भी है। लेकिन आईएईए ने कहा है कि यहां पर क्या है, किस तरीके की स्थिति, हम उस पर आगे जाएंगे। लेकिन अराक में क्या हुआ, मैं मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, सेना, आर्मी और आर्मी की एक्टिविटी को आपने बहुत नजदीकी से देखा है। ये कोई भी वॉर की अगर बात करें, हर वॉर एक तरीके से एक ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू होता है और इसको अचीव कर लेने के बाद वो वॉर रुक जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल दोनों ही सर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के साथ इस वॉर में आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना यह कितना अहम हो जाता है और कितना डेंजरस हो जाता है, ये दोनों ही चीजों को जरा क्लियर करें। बिल्कुल राजीव, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। और जहां तक आपकी जो ये सवाल है, थोड़े दिन पहले ओमान में इनका चल रहा था कुछ पीस टॉक एग्रीमेंट, अभी भी अप्स एंड डाउन साइक्लिक मैनर में चल रहा है, कुछ प्रोग्रेस है। एक आधा पार्टी मना करता है, ये ईरान ने मना कर दी, फिर ईरान ने फिर वापस रिक्वेस्ट किया। तो ये जो डिस्कशन हुई थी उसके दौरान दो चीजें उभर के आए थे सामने। सबसे पहला चीज आपने बताया कि कोई भी लड़ाई, बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली मिलिट्री साइंस कहता है कि कोई लड़ाई शुरू करने से पहले चंद एक चीजें, पैरामीटर्स क्लियर होना चाहिए। नंबर 1, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 2, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 3, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, मतलब कब आप शुरू करेंगे लड़ाई और कब आप निकल के आए। अगर क्लैरिटी हो जाता है तो एक सैनिक के लिए या सैनिक का जो लीडर्स हैं उनको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कोई तकलीफ होती नहीं है। तो ये आप बिल्कुल सही चीज, सही पहलू के ऊपर आपने उंगली डाला है। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं, अभी तक ये जो कहानी हो रही है ईरान के ऊपर प्रहार, उससे पहले ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन जो इजराइल का वो अपना रखे हैं कि टेंटिकल्स, हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह और एक चौथा एच भी है, हिजबुल शाबिल समथिंग कुछ नाम है, ये चारों के ऊपर, और मिलिशियस भी हैं जगह जगह, इनके ऊपर काफी प्रहार हुआ है। अभी डेसिमेट तो नहीं हुए हैं बट इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर हो गया है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, मैं भी आया हूँ अभी 2-4 दिन पहले, बहुत सारे जगह घूम घाम के आया हूँ मैं, और एक स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स होने के नाते मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। ईरान के पास आज के दिन में बहुत कम व्यूअर्स को पता होगा, करीब करीब 5 मिलियन मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक, क्रूइज और हाइपोसोनिक। 5 मिलियन, 5 मिलियन ह्यूज नंबर है। इट्स अ ह्यूज नंबर। अच्छा, हिजबुल्लाह को उन्होंने कमर तोड़ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास भी करीब करीब 1 मिलियन मिसाइल हैं। हम 1.5 लाख 1 लाख पहले बोलते थे बहुत सारे चैनल में, मुझे पता नहीं था कि इतने तादाद में उनके पास। इसी तरह हुतीज के पास भी काफी
मात्रा में है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास पता नहीं है, तो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है, लोगों से मिला है, बातचीत किया हो, तो ये चीजें उभर के आए। तो 5 मिलियन कोई छोटा मोटा नहीं है। और उनके पास सबसे बड़ी चीज है कि हाइपोसोनिक मिसाइल जो उन्होंने अख्तियार किया है, इसके पास वो कैपेबिलिटी इतना है कि वो हर रडार, जितने भी इजराइल के पास आज के दिन में रडार हैं, उनके आयरन डोम में, चाहे डेविड स्लिंग हो या कोई कोई जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, सबको वो अवॉइड करके वो उनको काफी के किल अचीव कर सकता है। के किल मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद अभी आते हैं भाई इरादा क्या है, किस लिए लड़ाई कर रहे हैं। इरादा का यही है कि वो ईरान को न्यूक्लियर स्टेटस से प्रिवेंट करना चाहते हैं ना। ये जो इरादा है, क्या ये सही इरादा है? क्या कोई एक बेसिक मिलिट्री इंटेलिजेंस के आधार पर है, या इराक वाली कहानी ये फॉलो करते जा रहे हैं? मेरे समझ के मुताबिक 1995 से यही नेतान्याहू वो गलत एक नैरेटिव पेश करते आ रहे हैं जगह जगह लेवल पे। टाइम लाइन 95, 2000 में मार्च 21 मार्च, अगर मेरे को याद है, न्यूयॉर्क टाइम्स में तो क्लियरली बताया गया है कि 5 महीने के अंदर ये 6 न्यूक्लियर मिसाइल बना देंगे। तो उस समय एक आर्टिकल छपा था। अभी तो 2025 है। सो और 2023 के बाद भी देखिए किस किस किस्म की खबर आ चुके हैं। है या नहीं मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक चीज उभर के आया है। तुलसी गबार्ड का जो प्रेजेंटेशन था, एक इंट मीटिंग होता है डोनाल्ड ट्रंप का, तो डोनाल्ड ट्रंप को साहब को जब ब्रीफिंग, ये थोड़े दिन पहले, ज्यादा नहीं जी, उस उन्होंने जो ब्रीफिंग दिया था, चंद एक स्लाइड्स अभी घूम रहे हैं सोशल मीडिया, वेस्टर्न आप कंट्रीज, सही कह यूरोप रहे हैं, शायद उन्होंने मना किया था। उन्होंने क्लियरली बताया था कि ये देखो जो इंटेल उनके पास है वो सबूत कोई नहीं है कि ईरान के पास वेपन ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम एग्जैक्टली सर, नहीं है। सर, तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था हाँ, कि आई कुडंट केयर, आई केयर अ डैम। उन्होंने कहा था अमेरिका विल गो इन फॉर द ऑफेंसिव। सो ये आखिरी पॉइंट अगर आपकी इजाजत है, मैं जी, जी, कहता जी, था, सर। आज के दिन में अमेरिका का जो इंटरनल डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी या होमलैंड सिक्योरिटी अगर आप देखते हैं, ये काफी नाजुक स्थिति की तरफ काफी आगे बढ़ रहा है। चाहे लॉस एंजलिस में रायट की बात करिए, या आर्मी वहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी जो एलिमेंट्स है, ये पहली बार उधर बुलाया गया है। लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि प्रेसिडेंट चंद एक डिसीजन लेते जा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन या पैरामीटर्स उनको परमिट नहीं करता है, और ये इम्पीचेबल है। यानी ये आप उनको यहां से जोड़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से बात सामने यहाँ पर रखी है। एमजे अगस्टीन, विनोद मेरे साथ ग्रुप कैप्टन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं बड़ी खबर लूं, मैं विनोद सर आपका भी रुख यहां पर लेना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल, ये आर्मी का या कोई ऑफेंसिव होता है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव्स नहीं, दोनों ही मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले इजराइल ने कहा कि हम न्यूक साइट्स को खत्म करेंगे, फिर इजराइल की तरफ से आने लगा खामनेई का खात्मा। ईरान पहले लगातार कहता रहा हम जवाब देंगे। अब ईरान ऑल आउट अस्पतालों पे भी हमले कर रहा है, सरकारी बिल्डिंगों पर भी हमले कर रहा है, और वो भी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर में, जिनके बीच में 3 अलग अलग देश आते हों। क्या ये वाकई आपको लगता है ये सब न्यूक्लियर खात्मे के लिए हो रहा है या कुछ और? राजीव जी, सवाल बहुत अच्छा है। एक जो न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज की अटैक की जो आपने बात की, और उसके खतरे की जो बात की आपने, सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी में अटैक करने में कोई एक्सप्लोजन का खतरा नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को जब तक आप उसको चेन रिएक्शन नहीं स्टार्ट करते हैं, तो न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड नहीं करता है। कहने का ये मतलब है कि जब तक कि वो आप किसी और चीज से उसको वेपनाइज नहीं करते हैं, वो वेपन नहीं हो जाता है। अगर ऐसा होता तो जहां भी ये जो यूरेनियम के जहां मिलता है जमीन से, आप यूरेनियम को ले जाके या प्लूटोनियम को ले जाके आप उस पे थोड़ी सी पाव किलो का एक्सप्लोजन लगा दीजिए, वो एक्सप्लोड करने लग जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, बेसिकली क्योंकि आप वो कह ही रहे हैं कि ट्रिगर मैकेनिज्म होना जरूरी है। ट्रिगर में भी बहुत ही चेन रिएक्शन को स्टार्ट करना वेपन ग्रेड में इतना आसान नहीं है। आप जब आप ऊर्जा बनाते हैं उसमें भी
इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात है वही टेक्नोलॉजी, वही तो है। नहीं तो अब कितने देश में आप जमीन में खोदेंगे तो थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम अफ्रीका में हर जगह मिल जाता है। वो सारे कंट्री क्या न्यूक्लियर वेपन केपेबल हैं? नहीं है, सबसे पहली बात। लेकिन दूसरी बात जो है, जो न्यूक्लियर केपेबिलिटी पे जो अटैक करना, वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो रवैया इजराइल अपना रहा है। तो इधर इजराइल जो है चौतरफ, राजीव जी, चौतरफा हमला कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे। सबसे पहले आप कल का न्यूज उठा करके देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने एक यूनिवर्सिटी है, हुसैन यूनिवर्सिटी, उस पे अटैक किया। जब आप जा करके उस आप बोलेंगे तो ये तो विद्यालय, इस पे क्यों अटैक हुआ? वो यूनिवर्सिटी का काम ही सिर्फ वेपनाइजेशन और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सिखाते हैं वो यूनिवर्सिटीज। जैसे हमारे यहाँ स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, या नेशनल डिफेंस कॉलेज है, इस तरह के, वो एक यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी और एक काम करता है राजीव जी, वो है केमिकल वेपन पे उनका जो रिसर्च वो यूनिवर्सिटी करती है। तो वो यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया उन्होंने। इसका मतलब जो भी आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं, वेपन ग्रेड न्यूक्लियर वेपन हो, फिर या केमिकल वेपन हो, या फिर बायोलॉजिकल वेपन हो, उसके जो भंडार है नॉलेज का, वो पूरा खत्म हो गया। फिर आपका खत्म हुआ उस यूनिवर्सिटी से जो पास आउट हुए हुए साइंटिस्ट हैं, उनको उन्होंने खत्म किया। उसके बाद तीसरा था, ये वेपन को इस्तेमाल करने वाले जो डिसीजन मेकिंग चेन में जितने भी थे, वो सारे खत्म हुए। सबसे चौथा एंड सबसे आखिरी जो टिप ऑफ द स्पीयर जिसको बोलते हैं, वो है वेपन्स देमसेल्व्स, जहां से लॉन्च हो सकता है, मिसाइल सिटी है, वो सारे खत्म हुए। तो ये जो चौतरफा, चारों तरफ से इन्होंने इनको कम से कम नहीं तो 5 से 10 साल पीछे धकेला है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में। क्या 5 से 10 साल बाद यही हालत फिर से दोहराई जाएगी? हो सकता है दोहराया जाए, हो सकता है ना भी दोहराया जाए। वो अभी ईरान की जो आर्थिक स्थिति किस तरह से उभरेगी उस पर निर्भर है। लेकिन और एक सबसे महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि 3 बार तख्ता पलट, 2 बार तो, 3 बार तो तख्ता पलट हुआ, 3 बार ये खोमेनी के तख्ता पलट की बहुत करीब करीब पहुंच गए थे। अगर इस बार तख्ता पलट हुआ राजीव जी, तो हो सकता है इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत अमन नहीं, शांति आप सही कह आ रहे हैं। जाए। बहुत अपोजिशन है खामनेई को लेकर, लेकिन जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ होता है तो ईरान से भी ऐसी ही आवाजें साथ साथ सुनाई पड़ रही हैं, जिसमें सभी एक ही अम्ब्रेला के नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बड़ी खबर का रुख करूंगा, फिर पथिकृत पहने आपका रुख करता हूं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर IAEA ने बड़ा बयान दिया है। IAEA के डायरेक्टर राफेल ने कहा, ईरान का परमाणु हथियार बनाने की बात, इसका कोई सबूत नहीं है। राफेल ग्रासी का बयान, अब तक परमाणु हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं मिला है। ये राफेल ग्रासी का IAEA की तरफ से बयान सामने आया है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि अब ईरान 60% से ज्यादा एनरिचमेंट पहुंच चुका है और बहुत जल्दी वो वेपन ग्रेड का एनरिचमेंट हासिल कर लेगा। पथिकृत पायनी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पथिकृत, IAEA का बयान और ये वॉर, मैं इन दोनों को आपके सामने रख देता हूं। इजराइल ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के नजदीक पहुंच गया है। ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब IAEA कहती है ऐसा कुछ नहीं है। आखिर है क्या? देखिए, IAEA वही कहता है जो उसको वॉशिंगटन कहने को बोलता है। जब इनको इसी ने तो इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की थी ना, जब इराक में अटैक किया गया था सद्दाम हुसैन को खत्म करने के लिए, तो जब यही IAEA एक हफ्ता पहले कुछ और बोल रहा था। तो जब जब लगता है कि वॉशिंगटन लड़ाई करने की इच्छा प्रकाश करता है तो IAEA एक तरह का स्टेटमेंट देता है, फिर थोड़ा पलट जाता है। तो IAEA को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि दूसरी चीज है, ये सबको समझ लेना चाहिए, IAEA के पास मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का एक्सेस नहीं होता है, वो सिर्फ सिविलियन इंस्टॉलेशंस के एक्सेस होता है। Exactly. तो अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अगर ईरान के पास है तो उसका IAEA के एक्सेस ही नहीं। दूसरी चीज है, देखिए, 2-3 चीज समझना है।
प्रॉब्लम ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहे या ना रहे उस चीज का नहीं है। प्रॉब्लम है उनका जो स्टेटेड पॉलिसी है। पॉलिसी उनका क्या है? पॉलिसी ये है कि जिस दिन उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा उस दिन वो इजराइल का खात्मा कर देगा। ये पॉलिसी है। यस। दूसरी चीज है, ये जितने ऑपरेशंस है ना, ये लग रहा है कि सिर्फ इजराइल कर रहा है, किसी और का कुछ हाथ नहीं है। मैं सबको यह समझा देना चाहता हूं, जहां पे इजरायली प्लेनों का रिफ्यूएलिंग हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? वो सारे अरब देशों के एयर स्पेस पे हो रहा है जी। तो यही ऑपरेशंस पहले इराक के ओसिरा के एक जगह है 1981 में ऑपरेशन बेबीलोन करके, जहां पे ओसिराक में इराक का पूरा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इजराइल ने उड़ा दिया था। 16 प्लेन गए थे सऊदी अरब के डेजर्ट के ऊपर के, सऊदी अरब के एयर स्पेस के ऊपर से गया था। और उस टाइम सऊदी अरब ने सारे जितने सारे इसके रेडार थे खत्म बंद कर दिए थे। तो बेसिकली ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन चाहे ताकि ना आए, इसका सपोर्ट चाहे वो ओपनली ना करे, जितने सारे अरब देश वहां पे है वो भी चाहते हैं कि इनके पास ना आए। आप देखेंगे, इसलिए ओपनली तो कोई खुशी नहीं फैलाएगी, वो कंडेम करेगा, लेकिन वहां पे अंदर ही अंदर सारे खुश है कि थोड़ा बहुत साइज कट डाउन किया जा रहा है ईरान के एस्टेब्लिशमेंट का। एक और चीज समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ईरान आज 60% में पहुंचा है इतने साल बाद। बीच बीच में जो इजराइल ने किया है, चाहे वो आप उसको एस्पियोनेज कहे, सबोटाज कहे, वो बीच बीच में कहीं ना कुछ अटैक करता रहा उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में, उनके असैसिनेशन करवाता रहा साइंटिस्ट का। ये सही है गलत है वो अलग चीज में, उसमें नहीं जा रहा हूँ। इसी आप स्टक्स नेक्स्ट एक प्रोग्राम था, साइबर अटैक ऑन द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ ईरान, उसके बारे में थोड़ा सब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा 2009-10 में किस तरह का साइबर अटैक करके 10 साल पीछे धकेल दिया था। बात यह है कि सबको यह समझना चाहिए, ये लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। ये लड़ाई शुरू हुई थी अक्टूबर 7, 2023 को, एग्जैक्टली पर इजराइल जिस दिन वो हमास ने हमला किया। क्या वो ईरान के सपोर्ट के बिना हो सकता था? उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर पड़ा था। क्या उस तरह का अटैक जो आज हिजबुल्लाह करता है बिना ईरान के सपोर्ट के कर सकता है? क्या हुदी के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है बिना ईरान के आ सकता है? क्या हमास के पास जो हथियार है बिना ईरान का हो सकता है? तो ईरान जो एक लड़ाई प्रॉक्सी के मार्फत लड़ाई कर रहा था, हिजबुल्लाह, हुदी और हमास, ये सिर्फ इजराइल को तंग नहीं कर रहा था ईरान, ये तंग कर रहा था सऊदी अरब को भी। सऊदी अरब के साथ हुदी का 3-4 साल 5 साल से लड़ाई चल रहा है और उनके रिफाइनरीज के ऊपर हुदियों ने लॉइटरिंग म्यूनिशन से ड्रोन से अटैक किया है, जो सारे लॉइटरिंग म्यूनिशन ईरान का है। तो बात यह है कि ये थोड़ा समझना चाहिए। मैं प्रणाम के साथ मतलब माफी चाह के बोलता हूं, ये 5 मिलियन फिगर जो जनरल सर ने दिया, मैं रेस्पेक्ट करके बोलता हूं, शायद वो रॉकेट्स लेके हो सकता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल 5 मिलियन तो अमेरिका के पास भी नहीं। तो अगर आप रॉकेट्स को लेंगे, शॉर्ट रेंज रॉकेट, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, फिर उसके पास शॉर्ट रेंज मिसाइल, फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल 5-6 हजार हो सकता है, लेकिन उनका जिस चीज का प्रॉब्लम है ईरान के पास, वो है उसके जो फ्यूल की जरूरत होती है उस रॉकेट को एक्टिवेट करने के लिए, उनके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। इजराइल ने वो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे खत्म कर दिया। लेकिन ईरान के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल से वो इंटरसेप्ट करना इजराइल के लिए भी चैलेंजिंग बीच बीच में हो रहा है। बात यह है कि क्या ये ट्रम्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ट्रम्प, देखिए, ट्रम्प का अपना रोल होगा, लेकिन ये सारे डिसीजंस एस्टैब्लिशमेंट का डिसीजन होता है। ऐसा नहीं कि बाइडेन रहता तो ये नहीं होता, ये बाइडेन रहता तो भी होता। ये सारे एस्टैब्लिशमेंट डिसीजंस है। ओबामा, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उस टाइम ओबामा के टाइम भी लीबिया को बर्बाद किया था, सीरिया को बर्बाद किया था। ये सही है गलत है, मैं उस थ्योरी में नहीं जा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि हकीकत क्या है। क्या इस तरह से आप रेजिम चेंज कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एरियल बॉम्बिंग से रेजिम चेंज होगा। जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बमबारी होगी, इतने बमबारी होगी, और इसके बाद इजराइल के भी लिमिटेशंस है। इजराइल के पास बॉम्बर्स नहीं, उनके पास F-35 है, F-16 है, लेकिन जो फर्दो में जो इनका न्यूक्लियर बेस है, उसमें 150 फीट का कंक्रीट है। उसको निकालने के लिए इजराइल के पास प्रेजेंटली जो बॉम्बिंग वो प्लेन से कर रहा है वो काफी नहीं है। उसके लिए जिसकी जरूरत होता है वो एक बॉम्ब है, उसका नाम है मुआब, मैसिव मेगा ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट है, उसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। 30 फीट का बॉम्ब होता है, C-130 में लगा के उसको फेंका जाता है। दैट इज द ओनली रीजन, उसके वजह से ये अमेरिका की जरूरत है। ये लड़ाई देखिए, अमेरिका इजराइल के पीठ के ऊपर चढ़ के कर रहा है।
जीत गया तो ट्रम्प क्रेडिट लेगा, कुछ और होगा तो ब्लेम देगा, ये पूरा पूरा दोष इजराइल के ऊपर देगा। यही अमेरिका का गेम। क्या इससे शांति आएगी? नहीं आएगी। क्यों? लेकिन मुझे नहीं लगता कि शांति के लिए कर रहा है। लेकिन पथिकृत पायने ये भी तो बात हो सकती है, जब 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 हम आपके जरिए इस बात को समझ पाए हैं कि ईरान का ये डॉक्ट्रिन है कि इजराइल का खात्मा ही ईरान का एक उद्देश्य है, तो फिर शांति की बात इजराइल की तरफ से करना मेरे ख्याल से व्यर्थ बात है। मैं बड़ी खबर का रुख करूं, सबके पास आता रहूंगा। इजराइल ईरान जंग पर रूस ने भी बयान इस वक्त दे दिया है, क्योंकि रूस और चीन में भी बात हुई है। क्रेमलिन की तरफ से स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है अमेरिका ने दखल दिया तो हालात और खराब होंगे। पथिकृत कह रहे थे उन एटॉमिक सेंटर को खत्म करने का मतलब अमेरिका की दखलंदाजी साफ सामने होगी। तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है, ऐसा रूस ने कहा है। लेकिन रूस खुद उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ जंग में। रूस केवल बयान अभी दे रहा है, रूस क्या आगे कहना चाहता है, उसका मैसेज कितना आगे जाता है। मैं डॉक्टर एरोन अब्राहम का रुख करूंगा। डॉक्टर एरोन अब्राहम, अभी पथिकृत पायने ने जो कहा, मैं भी वही लाइन थोड़ा सोच रहा था और उसी लाइन पर मैं आ रहा था। उन्होंने पहले इस बात को रख दिया, क्या इजराइल अगर ऐसा नहीं करता जो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन में किया, जो शुरुआत की, तो इस बात की क्या कोई गारंटी थी कि ईरान अगर न्यूक्स अचीव कर लेता तो ऐसा नहीं करता? देखिए, क्या हमारे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्स हैं, ठीक है, और कोई भी कंट्री आज तक ये नहीं कहती कि मैं उस कंट्री को अटैक करके बर्बाद कर दूंगा, कर देंगे, या होगा, ये होगा, वो होगा। सिर्फ ईरान को छोड़ के उन्होंने 19 मतलब जब से ये रेजीम आई है 1979 से, तब से ये कहना शुरू किया है कि इजराइल को, हमारा पड़ोसी भी ऐसा ही बोलता है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। नहीं, वो आप उनकी वो मैटर अलग है सर, वो मैटर अलग है। देखिएगा, ये पाकिस्तान और इंडिया की अभी डिस्कस कर सकते हैं अपन, लेकिन इतना टाइम है नहीं। लेकिन ये जो लड़ाई जो है, जैसे कल हमने बोला था, ये है कुरान की और हमारे तोरा की लड़ाई। ये सिर्फ रिलीजियस लड़ाई है, और अगर इजराइल खत्म हो जाता है या इजराइल कन्वर्ट करके मुसलमान हो जाता है या कोई भी हो जाता है, इनको कोई मतलब नहीं है उससे। अगर इजराइल यहूदी रहेगा तो इनकी कुरान में लिखा हुआ है कि यहूदियों को रहने का कोई अधिकार नहीं है, और हम लोग गंदे हैं, ये है, वो है, ये तो इनका। और दूसरी बात, जैसे हम 2-3 दिन पहले वाली स्ट्रीम में, मतलब अपनी उसमें, आपके उसमें बोल चुके हैं कि ये सबसे बड़ा जो है ना, आप चाहे दुनिया की ढाल कह लीजिएगा, इजराइल को जीतना इनको इतना मुश्किल है। जिस दिन ये इजराइल को जीत जाएंगे, क्रिश्चियन कंट्रीज को जीतने में इनको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इसके बाद फिर इंडिया का नंबर आएगा, और इसके बाद सारे नॉन मुस्लिम्स का नंबर आएगा। तो इनको जो एक पैन इस्लामिक एक खलीफेट, इनको जो इनका क्रिएशन का ये जो सपना है, ये देख रहे हैं ये लोग, और इजराइल के रहते हुए ये कभी कर नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। 1400 साल से हो रहा है। तो कुल मिला के अब जैसे कि इनके न्यूक्स, जैसे कि कहते हैं कि भाई अगर ईरान के पास न्यूक्स हो जाएं तो क्या बुराई है। बहुत लोग अपने इधर अपने इसमें ही पैनल में ही एक अपने को एयरफोर्स ऑफिसर कल परसों थे, वो बोल के गए क्या क्या नुकसान है अगर इसके पास हो जाए। ये इजराइल के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। इसलिए कल परसों की G7 की जो मीटिंग हुई है, उसमें सब लोगों ने अच्छे से कहा है कि वी आर सपोर्टिंग, विल सपोर्ट इजराइल। जर्मन चांसलर ने बोल ही दिया है कि इजराइल को पूरा हक है ये करने का। तो बात यहां हम खत्म करेंगे, कितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हैं, वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि जिस दिन हमारे पास न्यूक्लियर आ जाता है, हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। मतलब ईरान ने अपनी पॉलिसी साफ कर रखी है, नक्शे से मिटा देंगे, और उसका असर तेल अवीव या इजराइल के उन हिस्सों में जहां पर अभी इजराइल है, इजरायली जहां पर रहते हैं, वहां पर लगातार रॉकेट हमलों के रूप में आप देख रहे हैं। हाँ, हो रहा है ना, ये हो रहा है। ये देखिएगा, आज जैसे 3-4 हमले हुए, लेकिन जिस तरह से पहले वाले हमलों में हमारी जो एक देखिएगा खैफा की रिफाइनरी इन्होंने बंद करवा दी, मतलब वो सबसे टेरेबल वही अटैक था।
इसके बाद जो तेल अवीव के पास वाला एक अटैक था जिसमें करीब 7 या 8 लोग ऊपर चले गए, जिसमें एक फैमिली यूक्रेन से आई थी। वो बच्ची का ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं, वो वहां से ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो आए अपने बच्ची का, वो फैमिली भी ऐसी। इस तरह का अब नहीं होगा। अब होंगे ये छोटे मोटे टाइप के, यहाँ वहाँ थोड़ा सा नुकसान होता रहेगा, लेकिन इस बीच इस दौरान अगर इसराइल कोई अपना कुछ ऐसा कुछ इक्विपमेंट या कुछ ऐसा बना के, ये जो सुपरसोनिक जो भी कहते हैं आप लोग, अल्ट्रासोनिक, जी, उसका हाइपरसोनिक अगर मिसाइल्स जी। हाइपरसोनिक अगर उसका काट अगर निकाल लेता है तो ये बहुत बड़ी सफलता हो अच्छा, जाएगी। एक संक्षेप में ये भी बताइए कि क्या इजराइल में सड़कों पर सायरन बज रहे हैं, ब्लैकआउट हो रहा है, या आर्मी गश्त लगा रही है? आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सिविल लाइफ में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्राइव, हम अपनी क्लिनिक जा रहे हैं अभी, और सुबह हम अपनी बच्ची को उनके ऑफिस में छोड़ के आए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाय द वे हमारी सिटी में सुबह से कोई सायरन नहीं बजा। एक अलर्ट आया था जैसा हमने बताया 7:30 7:15 पे, ठीक। उसके बाद हमको 3 धमाके सुनाई पड़े और एवरीथिंग इज क्वाइट। और पूरा हम सुबह जितने भी हमारे ऑफिशियल वर्क थे वो हम करके आ गए। और बाय द वे अब लोगों ने घर से बाहर, आज से हमारे सारे बाजार भी खुल जाएंगे, मतलब जो पार्सली बंद हो गए थे जो बाजार, वो आज से खुलने का प्लान है। और हम लोग वी हैव कम बैक टू एब्सोल्युटली ए नॉर्मल लाइफ। मुझे लगता है इतनी देर में आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आप किसी साउंड प्रूफ रूम में तो हैं नहीं, तो हमें सायरन या बाकी दूसरी आवाजें हमें भी सुनाई पड़ती, लेकिन ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ा। मैं बड़ी खबर का रुख करूंगा और उसके बाद मेजर जनरल सुधाकर जी का भी रुख करूंगा। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया है, इजराइल और ईरान बातचीत के जरिए कोई समाधान निकालें। अब बातचीत क्या हो सकती है? न्यूक फैसिलिटी को खत्म किया जाए, रजीम चेंज लड़ाई को रोकने के लिए रास्ते खोजे जाएं, ऐसा समाधान निकाला जाए जो दोनों के हित में हो। हालांकि ये बयान भी अब सामने आने लगा है जिसमें इस लड़ाई को रोकने की वजहें अब समझ में आने लगी हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, क्या रूस का सोचना या चीन का सोचना या पूरे वर्ल्ड का इस वॉर को लेकर सोचना इस बात से जुड़ा हुआ है कि एक तरफ रेड सी है और दूसरी तरफ होमुज स्टेट ऑफ होमुज है, और ये दोनों अगर ब्लॉक होती हैं किसी भी कंडीशन में, या होमुज स्टेट ही ब्लॉक हो जाती है, तो वर्ल्ड का जो ऑयल का एक सप्लाई चेन है वो इतनी बुरी इफेक्ट होगी कि सब जमीन पर आ जाएंगे? बिल्कुल, अच्छा सवाल आपने पूछा। और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ही प्रभाव, बहुत बुरा असर पड़ने का काफी खतरा रहता है। क्या ईरान प्रेशर में ऐसा कुछ कर सकता है सर, होमुज स्ट्रेट में उसको बंद कर दे या वहां ब्लास्ट कर दे? उनका राजीव, समय आपके पास कम है, नहीं तो मैं काफी गहरा आपको बता सकता था। सर अपना निचोड़ सामने रख दें। निचोड़ सामने ही रख रहा हूं। ईरान ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोगों को समझाने के लिए मोटा मोटा यही कहना चाहता हूं, ये ज्यादा चौड़ा वाला नहीं है, ये करीब 45-50 किलोमीटर की चौड़ाई है, और इसके बीच में से करीब पृथ्वी या विश्व का 20% ऑयल और लिक्विड नेचुरल गैस इसमें से जाता है थ्रू सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर इसके ऊपर कुछ होता है, इन्होंने माइन लगाने का प्रैक्टिस कर चुके हैं, माइन ऑलरेडी स्टॉक्ड है लॉजिस्टिक बेसिस पे। नंबर 2, उनका फोर्सेस वहां जाके 7 या 8 आइलैंड है जितना मेरे को याद है, मैं सर्विस टाइम में एक बार उस तरफ गया था, तो 7-8 आइलैंड में से 7 आइलैंड शायद ईरान का कब्जे में है, एक शायद यूएई के कब्जे में, कुछ है उनका आपस में कुछ झगड़ा चल रहा है, लेकिन वो झगड़ा भी काफी हद तक वो वॉर लाइक सिचुएशन में ये ईरान पूरे को पूरा कंप्लीट कब्जा करके उसको रोकने का क्षमता रखता है, जिससे कोई भी जहाज उसके बीच में से गुजरने से वो रोक सकते हैं। तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह रेड सी सबको मालूम है 12% बोलते हैं, बट 20 से 30% का जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड कार्गोज हैं इसके थ्रू जाता है, स्यूज कैनाल के थ्रू। काफी हुतीज काफी कुछ बर्बाद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। थोड़ा बहुत हमने कुछ एहसास किया है, केप ऑफ गुड होप के थ्रू काफी सर्किटियस रूट लेके जाते हैं, 14 दिन ट्रांसपोर्टेशन जो ड्यूरेशन है बढ़ जाता है, कॉस्ट फैक्टर ऑल्सो गोज बाय,
goes up by 10 to 20%. So that apart, लेकिन एक चीज मैं यहीं पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं, आपके जो डिस्कशन है शायद कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन होगा। 1997 को एक टॉप सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट निकला था यूएसए से, निकला नहीं, बनाया गया था, जो उसमें नेतान्याहू मेंबर थे। वो डॉक्यूमेंट का नाम जहां तक मेरे को याद है, उसका नाम है क्लीन ब्रेक। इसका निचोड़ यही था कि इन द मैप ऑफ मिडिल ईस्ट, ये जो टू नेशन थ्योरी का हम चर्चा करते रहते हैं टाइम टू टाइम, पैलेस्टाइन के लिए कोई जगह नहीं होगी, मतलब कोई मैप नहीं होगा। आप देखे होंगे पिछले 4-5 साल से जब भी नेतन्याहू, चाहे यूएन जनरल असेंबली हो या जहां पे वो भाषण देने के लिए खड़े रहते हैं, हाथ में उनका एक मैप होता है। उस मैप में पैलेस्टाइन का कोई नक्शा नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। सो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, और डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज को दोहराते हुए उनका 2.0 का टेन्योर जब स्टार्ट किए थे, तब से कोई बार उन्होंने व्याख्या कर रखे हैं कि पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन में भेजेंगे, कोई इजिप्ट में भेजेंगे, कोई इंडोनेशिया भेजेंगे। इस तो आप अगर डॉट्स को अगर ज्वाइन करेंगे, कहीं ना कहीं उनका जोड़ा हुआ एक कंबाइंड अप्रोच चल रहा है। और ये ईरान के ऊपर, हमास क्या है, हमास इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन, इट्स अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान। तो हमास को बर्बाद करने की ये जो ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन उन्होंने अपना रखे हैं, टेंटिकल्स को कमजोर करेंगे, उसके बाद जो ऑक्टोपस का माथा, जो सिर है, उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं। बर्बाद मीन्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिनाई करेंगे, नंबर 2। और ये जो सत्ता जो पलटने वाला जो चीज है, ये बहुत नजदीक, मेरे खबर के मुताबिक मोसाद की जाल में इनके सुप्रीमो ऑलरेडी है, पूरा कड़ी निगाह रखा जा रहा है। जगह जगह आपको ओपन सोर्स से ये खबर मिलेगा, और रशिया के मूव कर दिए हैं। मेरे खबर और असेसमेंट के मुताबिक अभी उधर ही है। ये कहीं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इराक वाला जो समस्या है, सदाम हुसैन को जैसे उन्होंने प्रोसिक्यूट किए थे, शायद ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। और ये पक्का ये सत्ता परिवर्तन करेंगे, क्योंकि इसका कारण एक चीज है। कारण यही है, ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी मिडिल ईस्ट में चाइना इतना घुसपैठ कर रखा है, तो उसको वो स्पेस को डिनाई करना चाहते हैं। दूसरी बात, जहां आपका केंद्र बिंदु सवाल था, क्या रशिया भी इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है? मेरा जवाब मैं यही कहूंगा, पिछले 48 घंटे के अंदर मेरे पास रिपोर्ट है, रशिया की फाइटर जेट्स इजराइल के ऊपर सॉटीज घुमा के आए हैं। ऑगस्टिन साहब को शायद इसके बारे में गहरा में पता होगा, लेकिन मेरे पास खबर इस तरफ आए हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पथिकृत, आई अप्रिशिएट आप जो कह रहे हैं। मैं भी चाहता हूं इस इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आया है, इसको कंटेस्ट किया जाए ओपन डिबेट में। क्या यह सच है? अगर यह सच है, एक कॉम्बैट रेसिडुअल पावर जब लड़ाई शुरू होती है, इसको कैलकुलेट करने में मिलिट्री स्टूडेंट्स और जो साइंटिस्ट होते हैं या एनालिस्ट होते हैं, ये सही या सटीक असेसमेंट पे आ सकते हैं। ये 5 मिलियन जो खबर है, बेटे एक जगह नहीं, मेरे को 6 जगह से मिले हैं, रिलायबल थिंक टैंक से। यहीं पे मेरा भी प्रश्न उठ रहा है कि ये क्या 5 मिलियन है या 5 लाख है? इसीलिए मैं भी शॉक्ड हुआ था, क्योंकि 5 मिलियन छोटा नंबर नहीं है। ये एक इतना बड़ा आपके पास जखीरा है कि आप अगर शुरू हो जाएं तो बर्बाद करके मानेंगे। लेकिन बड़ी खबर का रुख करूं, बहुत मेजर जनरल सुधाकर जी, आप इस पूरी डिबेट को बहुत रोचक ले आए हैं, मुझे भी काफी इंटरेस्ट हो गया। आई वुड लाइक टू रीड क्लीन ब्रेक, उसको समझूंगा। लेकिन खामनेई ने ईरान के लोगों से स्पीच अपील कर दी है, आप डरेंगे तो दुश्मन छोड़ेगा नहीं, यानी इजराइल को सामने रखते हुए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, हमें निश्चित ही जीत मिलेगी, ऐसा कह रहे हैं खामनेई। यहां पर खामनेई कहां है? अभी मेजर जनरल सुधाकर जी इशारा कर रहे थे, मुझे 2-3 दिन से, कल से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि हमें पता है खामनेई कहां है, हमें पता है कि उनकी लोकेशन क्या है, हम अभी उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, आउट और किल व्हाटएवर अभी नहीं करेंगे। क्या वाकई मोसाद के कब्जे में खामनेई है, या फिर खामनेई रूस निकल गए हैं? बहुत कुछ ऐसा है जो अभी नो कंफर्मेशन नो डिनाइल के मूड में है। लेकिन खामनेई लगातार कह रहे हैं कि इजराइल को हम यहां पर जवाब देंगे। ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन विनोद, पहला तो एक सवाल मुझे जो अभी छोड़ा है सुधाकर जी सर ने, ये बताइए क्या सॉर्टीज कर रहे हैं रशिया के Su-35 या बाकी सुखोई? और दूसरा ये कि क्या ट्रंप कार्ड फेल हुआ है इजराइल का और ट्रंप का, जिसके बाद ईरान ने आज ये हमला किया है? देखिए, ये बात सच है कि दोस्त मेरे दोनों तरफ हैं,
और मैं उनसे वार्तालाप करते रहता हूँ, और आप जैसे चैनल पे आने आने से पहले अपना इंफॉर्मेशन सटीक हो और वेरीफाइड हो, इसके लिए मैं बातें करता हूँ। और जो कहते हैं कि सर ये इसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती है, तो वो चर्चा नहीं हो सकती है, तो वो इसीलिए वो मेरे दोस्त हैं, और जब भी मैं जाता हूँ उनका घर मेरे लिए खुला रहता है। लेकिन मैं आपको दो चीजें मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो है ना, जो इज़राइल जिस इलाके में है, आप उनका जो विडंबना देखिए, चारों तरफ जो लोग हैं वो उनको खत्म करना चाहते हैं, आज से नहीं, जब से फॉर्म हुआ है तब से। तो उनके लिए ये वर्चस्व की नहीं, उनके लिए सर्वाइवल। ये सर्वाइवल की लड़ाई है। और अंग्रेजी में कहावत है, यू नो, कॉर्नर्ड इवन अ रैट फाइट्स फॉर हिज लाइफ। तो ये सर्वाइवल की लड़ाई जो है, हमेशा इतिहास में आप देख लीजिए उठा करके, हमेशा बहुत खतरनाक रहा है और बहुत भीषण रहा है। तो ये जो सर्वाइवल की लड़ाई, आपको लगता है कि दो चार जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था, जैसे हमने सिर्फ उनके 9 आतंकी ठिकानों को मारा और 9 बेसिस को मारा, उसके बाद हमारा सीज फायर हो गया, उस तरह से नहीं चलने वाला ये लड़ाई। ये लड़ाई जो है आज आर्या पार की है, और आर्या पार कब तक है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है राजीव जी। जहां लीडरशिप और सुप्रीम लीडर, इन चीजों पे आधारित अगर कोई रेजीम रहेगा, वो रेजीम उनके टूटने पे तुरंत टूट जाएगा। आपको मैं अगर उदाहरण दूं तो सद्दाम हुसैन का उदाहरण दूं। सद्दाम हुसैन जिस दिन टूटे, उस दिन उनका पूरा जो देश जो है क्रम्बल इराक। कर गया। आज आप कहते हैं जरूर इराक है, और इराक का मैप भी बांधते हैं और लिखते हैं और दिखाते हैं दुनिया को, नॉर्दर्न इराक आज के तारीख में ईरान के कब्जे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉर्दर्न इराक जो है पूरा शिया कम्युनिटी है, पहले से रहा है, और वो आज ईरान उस पर टोटल कंट्रोल किए हुए है। वहां से जो कॉरिडोर है वो सीधा सीधा आप हिजबुल्ला और सीरिया उस तरफ को जा रहा है। और दूसरी बात, जो आप अगर इराक के नीचे की तरफ आते हैं, मोसुल से लेके बसरा, उस इलाके में सुन्नियों का और कुवैतियों का कब्जा आज भी है। तो ईरान एक टूटा हुआ बिखरा हुआ देश है, और वो टूटा बिखरा इसलिए क्योंकि सद्दाम हुसैन और उनके 2 लड़के जो हैं उनका खात्मा हुआ। खमेनी का खात्मा हो जाएगा, उस दिन ये देश जो है ईरान, इराक की तरह क्रम्बल तो नहीं करेगा, लेकिन काफी हद तक वीक हो जाएगा, जब ईरान तक का कि आज का अटैक क्या समझा जाए? देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल, मैं हमेशा से यही कहता आया हूं, हाइपरसोनिक मिसाइल का राजीव जी कोई तोड़ दुनिया में नहीं है। क्यों? आप पेट्रियट मिसाइल डिफेंस की बात करें, S-400 की बात करें, या कोई भी मिसाइल की बात करें, उनका मैक्सिमम स्पीड है ध्वनि से 2 गुना या 2.5 गुना। आप उस चीज को कैसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं जो ध्वनि से 5 गुना तेजी से आ रहा हो? आप तभी इंटरसेप्ट कर पाएंगे अगर आप एकदम ही लीड में हैं, यानी और उसके रास्ते में हैं, तभी वो इंटरसेप्ट हो यानी पाएगा। जो मरेंगे इंटरसेप्ट या जो है, मारेंगे, ईरान इस पर आ रहा है, लेकिन इजराइल सर्वाइवल की लड़ाई यहां पर कर रहा है। मैं बड़ी खबर का रुख करूं, पथिकृत आपका रुख करूंगा। फिर ईरान के आर्मी इंस्टॉलेशन पर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। ईरान के जो इन्फेंट्री है, सैन्य बल, उनको भी आईडीएफ ने निशाना बनाया है। लेकिन यहां पर जब नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है, तो इन्फेंट्री या सैन्य बलों को निशाना बनाना कितना जरूरी था, गैर जरूरी था। लेकिन आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये आईडीएफ की तरफ से जारी की गई इमेज है। प्रिसीजन स्ट्राइक है और सीधा वहीं पर हमला हुआ है जहां पर हमला किया जाना है। एयर सुप्रीमेसी ओवर ईरान इन हमलों से पूरी तरीके से डिफाइन होती है कि ईरान एक को भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ, ईरान कह जरूर रहा है कि उसने 5 F-35 गिरा दिए हैं। अभी तक कोई पिक्चर, कोई सबूत ईरान की तरफ से सामने तो नहीं आया है। पथिकृत मायने एक बड़ा ये वॉर है,
क्या ये वॉर रूस और यूक्रेन की तरह लंबा खिंचता हुआ आप देखते हैं? क्या इस वॉर में भी आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस केवल दिखाने के दांत ही रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा? नहीं, यूनाइटेड नेशन में कुछ लोग काम करते हैं, उनको महीने का तनख्वाह मिलता है, सूट बूट में जाते हैं और कुछ काम करते नहीं, उनका कोई औकात वो पड़ोस के दो बच्चे की लड़ाई खत्म नहीं कर पाता। हम लड़ाई चलती रहे ताकि उनका तनख्वाह आते रहे। दूसरी चीज है, आपने कहा कि इन्फेंट्री को बर्बाद करने की क्या जरूरत होती है अगर एयर सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है। देखिए, इन्फेंट्री का उसको कहते हैं एक मॉरल सपोर्ट या उसका जो एक इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली जो लग रहा है कि ईरान में कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका का नहीं होगा, वो अपने सेना को नीचे उतारेंगे नहीं, क्योंकि उनके बॉडी बैग का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब अगर वापस कोई डेड बॉडी जाता है सोल्जर का तो ट्रम्प का पॉलिटिकल खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली चाहते ये है कि इस रेजिम को बहुत बड़े तरह से कमजोर की जाए ताकि अंदरूनी एक अपराइजिंग हो, एक अंदर से एक उभर के कोई दूसरी शक्ति आ जाए जो इस रेजिम के खिलाफ है, और वो है वहां पे। क्योंकि जिस तरह से इजराइल को सक्सेस मिली है, ये जितने सारे असैसिनेशंस किया है इन लोगों ने, जितने सारे जनरल्स को, इंटेलिजेंस चीफ को, जितने सारे साइंटिस्ट को, ये इनसाइडर हेल्प के बिना होता नहीं। एग्जैक्टली। दूसरी चीज है, रशिया की बात आप कर रहे हो। एक तो आपने कहा कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई, ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई है ही नहीं, ये तो रशिया और नेटो की लड़ाई है। यूक्रेन तो एक मोहरा है। दूसरी रशिया बेसिकली 30 देशों के साथ लड़ाई कर रहा है, यूक्रेन के साथ नहीं। तो यूक्रेन को हथियार जो है ये दिया जा रहा है, ईरान को हथियार मुफ्त में देने के लिए कोई है नहीं अभी। लेकिन और भी दो चीज समझना चाहिए, रशिया और इजराइल का रिश्ता काफी अच्छा है, वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगा। और तीसरी चीज है, ये कौन सी गारंटी है कि ईरान को लेके रशिया और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हुआ है कि आप रशिया को बोला गया ईरान से थोड़ा हट जाओ, मैं यूक्रेन से हट जाऊंगा, तुम वेस्टर्न यूरोप से तुमको जो करना है तुम कर लो। क्योंकि ये बेसिकली रशिया का लड़ाई पश्चिमी यूरोप से है। बेसिकली ये लड़ाई जो है ना 1200 साल का लड़ाई है, ये वेटिकन और ऑर्थोडॉक्स चर्च की लड़ाई है। और मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द बोल रहा हूँ। तो यहाँ पश्चिमी यूरोप के ऊपर आज नहीं तो कल रशिया अटैक करेगा। और आज कल या परसों ट्रंप ने बोला। अच्छा पथिकृत, इसमें एक चीज और जोड़ने, आपने कहा कि ऑर्थोडॉक्स और इनका लड़ाई है, क्या जैसा डॉक्टर एरोन अब्राहम कह रहे हैं यहां पर भी ज्यूज और इस्लाम की लड़ाई है? नो, ये चर्च की लड़ाई है, वेटिकन चर्च। मैं ईरान इजराइल की बात कर रहा हूं। ईरान इजराइल में देखिए, ईरान इजराइल की लड़ाई में बहुत सारे लेयर्स है। एक द मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस ज्यूइश की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई यहाँ पे शिया सुन्नी की भी है। इसीलिए ईरान की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन था कि जितने सारे वहां पे मुस्लिम देश है सब उभर के आएंगे ईरान के सपोर्ट में। कोई आया नहीं। आप देखेंगे सऊदी अरब का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि मैं ईरान के लिए लड़ जाऊंगा इजराइल के साथ, ठीक है, ईरान के लिए मैं इजराइल के खिलाफ लड़ जाऊंगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट सऊदी अरब ने नहीं दिया, कतार ने नहीं दिया, कुवैत ने नहीं दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने नहीं दिया। और जितने सारे मिसाइल्स इजराइल की तरफ ईरान से आ रहा है, कुछ वो मिसाइल्स सऊदी एयर स्पेस से आ रहा है, कुछ जॉर्डन एयर स्पेस से आ रहा है, वहां पे तो ये खुद अपने एयर स्पेस में वो मिसाइल इंटरसेप्ट कर रहा है। कतार से एक एयर डिफेंस का जो टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम जिसको कहा जाता है थाड, जो अमेरिका का दिया वो इजराइल को दिया गया रिसेंटली। जितने सारे मैंने ये कहा ना 26 से ज्यादा एयर टैंकर्स आया है जो रिफ्यूएलर होता है अमेरिका से, और रिवेट जॉइंट जो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो प्लेन है, आई स्टार बेसिकली होता है टारगेट एक्विजिशन का, ये सारे जो प्लेन्स है अमेरिका का जो रिफ्यूएलिंग कर रहा है इजरायली प्लेन का, वो कहां कर रहा है? पथिकृत, बहुत जेन्युइन सवाल, ये कहां कर रहा है? ये एयर स्पेस तो उन्हीं मुस्लिम कंट्रीज का है जो इजराइल और ईरान के बीच में इस वक्त पड़ते हैं। तो डॉक्टर एरोन अब्राहम की बात को भी मैं यहां बाय करता हूं कि ईरान इसको ज्यूज वर्सेस इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप इस बीच क्या कर रहे हैं वो थोड़ा समझना मुश्किल है। मुझे लगता है आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी कि ट्रंप को लेकर कई एक्सपर्ट का कहना है कि वो आगे वाला कदम पिछले वाले कदम को रिपीट करते हुए उठाएंगे या कोई नई चाल चल देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिलहाल आज समझ में आ रहा है कि यह लड़ाई किसी ना किसी एक के खात्मे से ही शायद अंत हो,
ये लड़ाई सीज फायर में तो तब्दील नहीं होने जा रही। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एरोन अब्राहम, मेजर जनरल सुधाकर जी, पथिकृत पायने और ग्रुप कैप्टन MJ ऑगस्टीन विनोद, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर